फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इसमें आज हम अपना इको का कौन सा है, आज हम इसमें इको का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और आप इसकी वीडियो जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 11th की इको है। आज हमारा चैप्टर 2 है आंकड़ों का संकलन, ठीक है। यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करना। तो इसमें क्या है, आंकड़े को इकट्ठा करना, उनकी विधियाँ, उनके स्रोत, इन सब के बारे में क्या है हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। और देखिए, इसी के साथ आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, ये वाला आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ब्लैक वाला, और जो मैंने जो पहली वीडियो में डाला है, या वो वाला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, फिर मैं वही वाला ब्लैक बोर्ड का जो डिज़ाइन है वही रखूँगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आंकड़ों के संकलन के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आंकड़ों के संकलन के क्या प्राथमिक स्रोत बताइए और द्वितीयक स्रोत बताइए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताना है इसमें। और इसके बाद है, देखिए, जो इसके प्राथमिक स्रोत हैं वो है आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से अभिप्राय क्या है, उद्गम के स्रोत से आंकड़ों के संकलन के है, आंकड़ों के संकलन से है। उद्गम स्रोत यानी कि क्या है, इसमें जो जहाँ से आंकड़े हैं बिल्कुल स्थायी स्थान पे से लेना, यानी कि जहाँ से वो उद्गम का मतलब क्या तरीके से जो मीनिंग है इसका पैदा होता है ना, तो क्या है जो रियल है। मान लीजिए हमें कॉलोनी से जो इकट्ठे हैं वो आंकड़े जो हमें इकट्ठे करने हैं, तो क्या कॉलोनी से ही हमें क्या स्रोत मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या आपके सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित ये आपको प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना क्या प्रदान करते हैं। तो ये कौन सा होगा, आपके प्राथमिक स्रोत, ठीक है। अब जो द्वितीयक स्रोत है वो कौन से, आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत से अभिप्राय किसी उस एजेंसी या संस्था के आंकड़ों के संकलन से। यानी कि जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या अनुसंधानकर्ता खुद ही इकट्ठे करता है, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक स्रोत है ये क्या किसी एजेंसी द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं, यानी कि किसी की और के द्वारा ही क्या एकत्रित किए जाते पहले से ही। तो यानी कि हम क्या दूसरी बार में हम इसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या है, किसी उस एजेंसी या संस्था के आंकड़ों के संकलन से है जिसने पहले ही सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारा क्या ये आंकड़े एकत्रित किए हुए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है अनुसंधानकर्ता खुद करता है प्राथमिक स्रोत वाले में, लेकिन द्वितीय स्रोत में क्या है, हम क्या है जो पहले से ही स्रोत क्या है इकट्ठे किए हुए हैं हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्या हमारे स्रोत हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या आते हैं स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक। अब क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े हैं, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, ये वे आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता शुरू से अंत तक क्या है, शुरू से अंत तक एकत्रित करता है उद्गम स्थान से, यानी कि खुद जाकर उद्गम स्थान से एकत्रित करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे द्वितीयक आंकड़े। ये वह आंकड़े हैं जिन्हें दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। देखिए, जो स्रोत और जो आंकड़े, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको वहाँ पे आंकड़े और स्रोत लिखना है, ठीक है। तो आप एक ही डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, उसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्राथमिक और एक मिनट, थोड़ा सा आगे हो गया। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि ये आपका आ सकता है बहुत टाइम पे, इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में आपका बन सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है, मौलिकता में अंतर, यानी कि मौलिकता, ठीक है। यानी कि मौलिकता मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बिल्कुल मौलिक है, ठीक है। बिल्कुल जैसे एकत्रित किए गए थे बिल्कुल वैसे हैं, ठीक है। तो जो प्राथमिक आंकड़े वो मौलिक होते हैं, क्योंकि वही अनुसंधान करता है, खुद ही एकत्रित करता है। लेकिन जो द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होता, कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है ना, हमें तो नहीं पता कि ये जो आंकड़े हैं वो सही है क्या, इन्होंने सही रूप से इसे पेश किया भी है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी और द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अब उद्देश्य में अंतर है, प्राथमिक आंकड़े क्या है, एक निश्चित उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, ठीक है। और यानी कि क्या है, एक इनका उद्देश्य होता है, उसी के अनुसार क्या प्राथमिक आंकड़े होते हैं, जो जबकि
जो द्वितीयक आंकड़े पहले से ही किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है, इसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक आंकड़े तो जो हमारा उद्देश्य है उसी के अनुकूल रहेंगे, हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, लेकिन जब ये द्वितीयक आंकड़े हैं, हमें जो इसमें से जो जानकारी चाहिए उसी के लिए क्या है, इसमें संशोधन करना पड़ता है। संशोधन मतलब कि इसमें कुछ ऐड करना या उसमें कुछ भी घटाना। ठीक है, कोई जानकारी हमें क्या इसमें ऐड करना या फिर कोई जानकारी में उपयोगी नहीं लग रही है तो उसे हटाना। ठीक है, उसके बाद है संकलन लागत में अंतर। ठीक है, देखिए प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में क्या ज़्यादा धन, समय और परिश्रम लगता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है, जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं इसमें धन और समय और परिश्रम क्या कम लगता है। ठीक है, जो क्योंकि वे प्राथमिक आंकड़े एक एक जनों से जाके पूछना पड़ेगा, तो इसमें जो पैसा और जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, परिश्रम भी। और इसके बाद जो द्वितीयक आंकड़े हैं और इसमें क्या है, परिश्रम कम लगता है, क्योंकि ये क्या है, हम किसी और द्वारा एकत्रित किए होते हैं ये। ठीक है, तो हम क्या है, सिर्फ इसका एक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। और एक मिनट, तो चलिए इसके बाद आता है हमारा प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की मुख्य विधि, यानी कि जो हमने प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े पढ़े हैं उसमें से जो प्राथमिक आंकड़े हैं इनको एकत्रित करने की मुख्य विधि। देखिए ये सारी हैं, ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्या है कोई एक आपसे जो है विधि पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम पहली कौन सी प्रत्यक्ष एक मिनट, तो जो पहली है वो कौन सी है आपकी, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरी आपकी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तीसरी आपकी स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। चौथी आपकी प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। पांचवी आपकी डाक प्रश्नावली। छठी है आपकी गणकों द्वारा अनुसूची। देखिए आपको लग रहा होगा ये 6 है, इतनी ज़्यादा मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ समझ के करेंगे तो ये क्या बहुत छोटी छोटी सी है ये बस अगर आपने समझ लेंगे तो क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, बस ये आपको लगने में लग रहा है कि ये 6 है, आप कैसे याद करेंगे, ये बहुत सिंपल है। देखिए तो हम पहले पढ़ लेते प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, तो क्या यह वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से क्या प्रत्यक्ष और सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े क्या है इकट्ठे करता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया जो अनुसंधान करता है वो खुद जाता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर खुद जाता है। ठीक है, और क्या है आंकड़े इकट्ठे करता है ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत में। और क्या है जब भाई आंकड़े इकट्ठे करेगा जिससे ये आंकड़े के लिए मान लीजिए किसी एक घर चुन लिया है ना, तो उनसे पूछेंगे तो उनसे क्या एक संपर्क भी बंधा रहेगा है ना, तो क्या सीधा संपर्क कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो अब इसके गुण देख लेते हैं। ठीक है, इसके गुण क्या है, मौलिकता यानी कि मौलिक होता है। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर इसमें क्या जो अनुसंधान करता है वो जाएगा, उसने खुद पूछा तो ये क्या होंगे मौलिक होंगे ये। ठीक है, सिंपल सी बात है। शुद्धता होगी, शुद्धता भी होगी। विश्वसनीय भाई विश्वास के लायक भी होगी, क्योंकि वो खुद क्योंकि इसे क्या है खुद जाकर वो एकत्रित कर रहा है उन्हें। ठीक है, उससे संबंधित सूचना मान लीजिए हमारा उद्देश्य क्या कुछ और है ना, लेकिन क्या हमें क्या उसी के साथ ही जब हम क्या है संपर्क स्थापित करेंगे तो हम क्या किसी और भी सूचना के कोई और सूचना भी इनसे एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है हमें संबंधित सूचना भी मिल जाती है और इसमें क्या एक रूपता होती है। ठीक है, अब इसके जो अवगुण भी याद कर लेंगे है ना, अवगुण इनके क्या होते हैं, तो क्या बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि छोटे क्षेत्र के लिए के लिए ही सही है, बड़े क्षेत्र के लिए अब भाई मानिए इतना बड़ा आपका जो क्या एरिया यहाँ से आपको ये कवर करना तो क्या होगा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इसमें पैसे की तो देखी जाए लेकिन जो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है अनुपयुक्त है बड़े क्षेत्र के लिए। उसके बाद इसमें क्या व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है और ये क्या अधिक खर्चीली भी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अप्रत्यक्ष एक मिनट इसके बाद आता है हमारा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष में ना अप्रत्यक्ष मौखिक यानी कि मुख बोलने वाला। ठीक है, ये कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान तो क्या
यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े के एकत्रित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए किसी कारखाने में क्या है, मजदूर काम करते हैं, है ना, ये क्या मान लीजिए मजदूर काम करते हैं, ठीक है। अब किसी को इससे संबंधित क्या है, मजदूरों के क्या है वेतन, इनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो ये क्या है जो वहाँ पे जो ऑनर रहेगा, ये क्या यहाँ पे ऑनर रहेगा, तो क्या है इससे पूछताछ करेंगे, है ना। ये तो है नहीं कि हर एक क्या है मजदूर से पूछताछ करेंगे, नहीं, ये ऑनर से ये क्या है बात करेंगे। तो क्या ये क्या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं मजदूर से, ठीक है। कैसे जुड़े हुए हैं ये, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो क्या मजदूर की समस्याओं का अप्रत्यक्ष रूप से कौन जुड़ा हुआ है, ऑनर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। इसके बाद अब हमारा आता है गुण। इसके गुण क्या है, यानी कि जो मौखिक अनुसंधान है अप्रत्यक्ष, इसके गुण क्या है भाई, ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, ये कम खर्चीली है, इसमें निष्पक्षता भी, इसमें विशेषज्ञों की समिति है, यानी कि इसमें क्या मतलब समिति यानी कि राय, ठीक है। इसमें जो स्पेशलिस्ट हैं हम उनकी राय ले सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्या, ये सरल है, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा जो इसमें गुण है वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुसंधान वाली में क्या है, अवगुण थे, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब आप एक जैसे प्रत्यक्ष वाली के आपने अगर मान लीजिए गुण और अवगुण याद कर लिया ना, तो जो प्रत्यक्ष वाली के गुण है वो इसके अवगुण में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अवगुण, शुद्धता की कमी, इसमें क्या पक्षपात बहुत होता है, गलत परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त करता है, यानी कि मान लीजिए इसे क्या है किसी गांव में क्या है कुछ मान लीजिए किसी गांव की कैसी रिपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए रिपोर्ट, तो वह क्या करेगा रिपोर्ट, ठीक है। तो वह क्या कहेगा, या तो फिर जो गांव का यानी कि एक रहने वाला व्यक्ति है उसी को नियुक्त कर देगा, ठीक है। मान लीजिए ए है तो इसी को नियुक्त करेगा, वरना वो क्या संवाददाता अलग से कोई संवाददाता को क्या है यहाँ पर नियुक्त कर सकता है गांव में उनकी क्या है जांच पड़ताल के लिए, ठीक है। अब इसके गुण क्या है भाई, क्या मितव्ययिता, यानी कि ये भी क्या है भाई कम खर्चीली है, ठीक है। और अब आता है हमारा इसके बाद ये क्या है बड़ा क्षेत्र, यानी कि बड़े क्षेत्र के लिए ये सही है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में भी ये क्या उपयोगी होती है। अब इसकी जो अवगुण है वो क्या है, मौलिकता में कमी है, एक रूपता का अभाव है, शुद्धता की कमी है, और क्या है संकलन में देरी, ठीक है। यानी कि इसे इकट्ठा करने में क्या बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्नावलियों, एक मिनट बस, ये बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है इतना, प्रश्नावलियों और अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह, यानी कि प्रश्नावली होगी क्वेश्चंस और क्या अनुसूचियां होंगी, ठीक है। इसके क्या भाई दो प्रकार हैं प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से, पहला क्या है डाक प्रश्नावली विधि, दूसरा है गणक विधि या फिर इसे अनुसूची विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं डाक प्रश्नावली। इस विधि में जो प्रश्नावली है सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास क्या है डाक द्वारा भेजी जाती है, इसमें प्रश्नावली, ठीक है। साथ ही एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जो जांच के उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्रश्नावली भेजी जाती है इसी के साथ क्या है एक पत्र भी भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है पत्र, जिसमें क्या है जांच के उद्देश्य स्पष्ट रहते हैं, यानी कि जो आप जो जानकारी यानी कि जिस समय सूचना संग्रह करनी है इकट्ठा करनी है उसे क्या है ये बताया जाता है कि आप जो जानकारी देंगे वो क्या गुप्त रखी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अब गुण बताए हैं, ठीक है। इसके क्या है तो गुण है, गुण क्या है इसके मितव्ययिता, ये भी कम खर्चीली, ये भी क्या है मौलिक है, ठीक है। क्योंकि भाई जो प्रश्नावली को भरने वाले हैं वो क्या खुद भरेंगे, यानी कि जो आंकड़े क्या है देंगे मतलब कि जो सूचना जो देंगे वो क्या है खुद भरेंगे इसे, और क्या बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अब इसके अवगुण क्या है भाई उदासीनता, मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है प्रश्नावली में तो वो क्या है जो प्रश्न एक मिनट, तो जो प्रश्नावली है
वो क्या है, वो भेजेगा ही नहीं। ठीक है, और मान लीजिए उसमें कोई प्रश्न है, उसे अच्छे नहीं लग रहे, उसे निराश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या प्रश्नावली भेजेगा ही नहीं वो। ठीक है, उसके बाद क्या, इसके सीमित ही उपयोग है। पक्षपात भी हो सकता है इनमें। ठीक है, कि क्वेश्चंस के अलग अलग होंगे आंसर्स, शुद्धता में कमी है। उसके बाद इसमें आता है गणक विधि। क्या आता है हमारा, गणक विधि। ये जो गणक विधि ना बहुत पूछी जाती है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको करनी है। ठीक है, गणित विधि, इस विधि में क्या होता है, अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रख कर क्या है, एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। यानी कि अनुसंधान के उद्देश्य, यानी कि हमें जो सर्च करनी है उसको ध्यान में, यानी कि हमारा जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। इस प्रश्नावली को लेकर जो है सूचना देने वाले व्यक्ति के पास गणक स्वयं जाते हैं। गणक को क्या होता है, मान लीजिए भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या वो प्रश्नावली भाई वो कैसे भर पाएगा, है ना। तो इसलिए क्या, जो गणक होते हैं ये क्या है, प्रश्नावली वहाँ पे लेके जाते हैं जिससे सूचना एकत्रित करने, और वो क्या उनसे पूछ पूछ कर ये क्या खुद भरते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये इसके जो गुण बताए हैं, इसमें जो गुण है, क्या है इसके गुण, बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्ता, इसमें शुद्धता होती है, व्यक्तिगत संपर्क है, निष्पक्षता है। अवगुण क्या, इसकी खर्चीली है, गणकों की उपलब्धता, क्योंकि भाई गणक जो है इन्हें क्या विशेष प्रशिक्षण देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है इन्हें, विशेष प्रशिक्षण। ठीक है, इसलिए क्या इनकी कमी होती है गणकों की, अधिक समय लगता है। इसके बाद आता है हमारा अच्छी प्रश्नावली के गुण। एक मिनट, क्या है हमारा अच्छी प्रश्नावली के गुण। ठीक है, यानी कि एक जो प्रश्नावली है, यानी कि एक प्रश्नावली के क्या क्या गुण होने चाहिए वो इसमें बताया गया है। ठीक है, प्रश्नों की कम संख्या, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। यानी कि जो कम संख्या होनी चाहिए प्रश्नों के, वो क्या, यानी कि जो क्वेश्चन है वो इजी होने चाहिए, वो क्या, और जो प्रश्न है उनका एक उचित क्रम होना चाहिए, यानी कि एक सही क्रम से लगे होने चाहिए। और क्या है, अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए, जिससे क्या है जो सूचना यानी कि जो देने वाले हैं उन्हें कोई हताश हो, कोई निराशा होने, ठीक है। और ये क्या, मतभेद रहित होने चाहिए। और गणना, यानी कि इसमें क्या है, गणना नहीं होनी चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे गणना कर पाएगा। और है इसमें कि भाई पूर्व परीक्षण, यानी कि जो प्रश्नावली है हमें उसका पहले से क्या परीक्षण कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, और उसमें निर्देश दिए होने चाहिए, सत्यता की जांच, प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना। अब आता है, यानी कि देखिए जितना हमने अब तक पढ़ा वो क्या प्राथमिक आंकड़ों में था, लेकिन अब जो हम ये प्राथमिक आंकड़ों की वो सारी क्या थी, विद्या थी, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले वो क्या द्वितीयक आंकड़ों की विद्या होंगी। ठीक है, तो इसको एकत्रित करने के दो मुख्य स्रोत है, कौन कौन से, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। ठीक है, प्रकाशित स्रोत में हम सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, समितियों व समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, व्यापारिक संघ। ठीक है, तो सरकारी प्रकाशन इसमें क्या है, इसमें भारत सरकार की केंद्रीय एवं ये क्या यहाँ पे केंद्रीय है, ठीक है, कि केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालय के विषयों से संबंधित आंकड़े होते हैं। इनकी जो भारत सरकार की दो सरकारें होती है ना, केंद्रीय राज्य, एक जो ग्राम स्तर पर होती है वो तो अलग है, लेकिन जो मेन है वो ये दो ही होती है। ठीक है, तो क्या ये भी क्या है, अपने विषय से संबंधित क्या आंकड़े प्रकाशित करती रहती है। अब क्या अर्ध सरकारी, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, ये भी क्या आंकड़े प्रकाशित करती रहती है। तो आप इनके पॉइंट्स याद कर लेना है। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों और आयोगों, क्या है, यानी कि जो सरकार क्या है नियुक्त करते हैं बहुत सारे आयोग या फिर समितियाँ, वो भी क्या बहुत सारे आंकड़े प्रकाशित करती हैं। अब जो व्यापारिक संघ, यानी कि व्यापार करने वाले जो क्या बड़े बड़े संघ होते हैं, यूनियंस होती हैं, वो भी क्या आंकड़े प्रकाशित कराते हैं। और जैसे चीनी मिल संघ, ये क्या, ये भी क्या अपने व्यापार से संबंधित बहुत सारे आंकड़े प्रकाशित करवाते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद है इसमें अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। ठीक है, यानी कि जो क्या रिसर्च करती रहती संस्थाएं, उनके प्रकाशन अपनी रिसर्च से रिलेटेड वो भी क्या है आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं। जैसे विभिन्न विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान अपने शोध कार्यों के परिणाम प्रकाशित करते रहते हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, पत्र पत्रिका जैसे कई समाचार पत्र जैसे योजना, फैक्ट्स फॉर यू आदि, ये सब भी क्या प्रकाशित करते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ आदि। द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग के संबंध में सावधानी है। क्या आंकड़े, यानी कि जब हम द्वितीयक आंकड़ों के को प्रयोग करते हैं इसमें क्या कुछ सावधानियां देखनी पड़ती है हमें। पहला है, क्या आंकड़े विश्वसनीय है, और क्या आंकड़े वर्तमान उद्देश्य के लिए क्या उपयोगी है, और तीसरा, क्या आंकड़े पर्याप्त हैं। तो ये क्या हमें तीन चीज़ें देखनी पड़ती है, यानी कि विश्वसनीय, क्या हम यानी कि हमें क्या है जो संकलन, यानी कि जो संस्था क्या है आंकड़ों का संकलन करती है उस पर क्या है वो विश्वसनीय, क्या उसके आंकड़े सही होते हैं, और यानी कि जब हम आंकड़े प्रयोग करें के वर्तमान के लिए क्या ये उपयोगी है ना, वर्तमान के लिए उपयोगी है, और क्या आंकड़े जो पर्याप्त, यानी कि ये हमारे लिए काफ़ी, या फिर हमें इसके बारे में यानी कि हमें और क्या ज़रूरत है आंकड़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है यही था इस चैप्टर में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और देखिए आप क्या इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी क्या है आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सारी अच्छी सी वीडियो देखिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी बार में देखिए। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये क्या बहुत ज़्यादा, ये क्या है 100% आपके क्या है ये हेल्पफुल नोट्स रहेंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ज़्यादा क्या है टाइम के बाद, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। हर बुक से क्या है मैंने इसमें देखा हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।